हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था, पिछले पार्ट में आपने क्या क्या पढ़ा था भाई? आपने पढ़ा था बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय पे कई चीज डिपेंड होती हैं। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है, आप उसे उठा के पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक को। जैसे कि सबसे पहला आपका एक रीजन होता है कि हवाई जहाज के पंखों की आकृति इस तरह से कुछ बनाई जाती है, ऐसे, है ना। हवाई जहाज के जो पंखे होते हैं उसकी आकृति कुछ ऐसी बनी होती है आपकी, इस तरह से, है ना। तो हवाई जहाज के पंखों की आकृति इस तरह से क्यों बनाई जाती है? दूसरी बात क्या होती है? बुनसन बर्नर है, कड़ित्र है, आपका फिल्टर पंप है। या आंधी में आपने देखा होगा टीनें उड़ जाती हैं, आंधी में टीन का उड़ना। ये आंधी में टीन क्यों उड़ती है, इसका क्या रीजन है? क्या होता है, जब हवा चली तो नीचे का दाब जो होता है वो ऊपर के दाब से कम हो जाता है, ऊपर का वेग ज्यादा हो जाता है, दाब कम हो जाता है नीचे। भाई जहाँ टीन लगी है छत के नीचे दाब कम, ऊपर का वेग ज्यादा तो टीनों को उड़ा ले जाता है, ठीक है। या जैसे ट्रेन निकलती तेजी से, रेलगाड़ी निकल रही हो, आसपास छोटे छोटे कूड़े के टुकड़े पड़े हो, उसकी ओर भागने लगते हैं। हल्के कण जो होते हैं वो कहाँ भागने लगते हैं? रेलगाड़ी की दिशा में भागने लगते हैं। फव्वारे पे गेंद आप टिका लेते हो, एक छोटे में खिलौना आता था, फव्वारा फूंक दो, गेंद हवा में टंगी है, ठीक है। या गेंद का स्विंग होना, क्रिकेट खेलते हो, पूछ लेते हैं आपसे, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं गेंद का स्विंग होना किस घटना पे आधारित है, इसको कौन सा प्रभाव कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नस प्रभाव। नाम है इसका मैग्नस प्रभाव, ठीक है। गेंद स्विंग कैसे होती है? मान लो ये गेंद है, देखी हमने, हाथ घुमा के ऐसे फेंकी जाती है स्विंग कराने के लिए, ठीक है। ये यू वेग से आगे बढ़ रही है, ये वी वेग मान लो, ठीक है। यू वेग इधर को लग रहा है हवा का, और वी, अब जब, और ये हमारा मान लो कि ऐसे गेंद कहीं जा रही है, गेंद का पथ है, ठीक है। ये गेंद का पथ हो गया, बढ़िया गेंद बना लिए। तो जब गेंद ऐसे फेंकी जाती है, स्विंग कैसे हो जाती है? गेंद में स्विंग होने का प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। पहली चीज तो याद रखना है। ऐसा होता है कि जब हमने गेंद फेंकी, ठीक है, गेंद फेंकी तो क्या हुआ, वायु में ये जब चलती है तो एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। जब गेंद स्विंग होती है तो ऐसा नहीं कि ऐसे चल रही हो, फिर ये वक्राकार पथ ले लेती है, वक्र के आकार, कोई कर्व जिसको बोलते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये वक्राकार पथ पे चलने लगती है। पहली चीज, गेंद को जब हम फेंकते हैं, या हम क्या खिलाड़ी फेंकता है, तो वो सीधी रेखा में ना फेंक कर वक्राकार पथ पर फेंकता है, पहली कंडीशन। बाद में क्या होता है कि इसे आप कहते क्या हो, देखो कैसे फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे गेंद घूमती है, सुनना मेरी बात, ध्यान देना इधर, कि जब गेंद क्या करती है, जब गेंद फेंकी गई गेंद आगे बढ़ती, जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ रही है आपकी, तो गेंद के आगे की वायु, भाई इधर कुछ हवा है, तो गेंद के आगे की जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, गेंद द्वारा पीछे, भाई जैसे गेंद यहाँ से निकली तो यहाँ की वायु को ढकेल के आई होगी। अभी मान लो प्रेजेंट कंडीशन वो यहाँ है, तो यहाँ की वायु ढकेलती हुई आई, यहाँ की वायु ढकेली, तो जो आगे की वायु है ये किस काम में लग जाती है, इसके पीछे के स्थान को भरने में। जैसे गेंद फेंकी, गेंद की जो वायु खाली है, यहाँ से निकली तो यहाँ वायु खाली कर दी। अब जो ये खाली करके निकली तो गेंद क्या करती है, उसको पीछे भरने में लग जाती है, जो गेंद के आगे की हवा होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, इस प्रकार यहाँ का वेग कम हो जाता है और यहाँ का वेग बढ़ जाता है। तो आप लिखोगे पीछे छोड़े गए स्थान को भरने के लिए वी वेग से दौड़ने लगती है। क्या दौड़ती है? वायु, ठीक है। यदि गेंद स्पिन कर रही है तो गेंद के चारों ओर की वायु, इसकी गेंद के चारों ओर जो वायु है, ये वायु भी किस वेग से घूमने लगती है? वी वेग से घूमने लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं कि ऊपर का जो परिणामी वेग होता है वो v माइनस यू हो जाता है, और नीचे का तो कौन सा भैया ज्यादा होगा, ये वाला कम हो जाएगा ऊपर का, और ये वाला वेग ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार गेंद के ऊपर वायु का वेग घट जाता है और नीचे ज्यादा हो जाता है। और बर्नौली के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, अगर ऊपर वायु दाब अधिक हो और नीचे कम हो तो दाबांतर कारण सरल रेखा में ना चलकर नीचे की ओर झुकते हुए वक्राकार पथ पर चलती है। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? मैग्नस प्रभाव। फिर से सुनो एक बार,
सरल सी लैंग्वेज में। गेंद फेंकता है खिलाड़ी तो क्या करता है, गेंद जब फेंकी जाती है तो ये एक सीधे पथ का अनुभव नहीं करती, सीधे पथ पे नहीं चलती, ये एक वक्राकार पथ पे चलती है। जब गेंद फेंकी जाती है तो कैसे पथ पर चलती है, वक्राकार। अब जब गेंद फेंकी तो गेंद जहां से निकली अपने पीछे कुछ वायु छोड़ आई, वायु छोड़ आई तो आगे की जो वायु थी वो क्या करने लगी, v वेग से गई जो इसने स्थान खाली किया था उसको भरने के लिए। ठीक, आगे की वायु v वेग से इधर चली गई। अब जब गेंद स्विंग हो रही है, गेंद स्विंग होने के लिए जो इसके आसपास वायु है वो भी उसी के साथ उसी रफ्तार से v वेग से चलने लगी। अब वो घूम रही है तो इस प्रकार ऊपर का जो वेग है वो b माइनस यू हो जाता है और नीचे का वेग v प्लस, क्योंकि दोनों वेग एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। इधर भी एक का डायरेक्शन ये है और एक का डायरेक्शन ये है, तो v माइनस यू। इस प्रकार क्या हुआ, ऊपर का वेग कम नीचे का ज्यादा। बर्नौली ने यही तो बताया था भैया कि जहाँ का दाब कम होगा और जहाँ का दाब ज्यादा होगा, टीन के नीचे नीचे का दाब कम होता है, ऊपर का दाब ज्यादा, नीचे का दाब ज्यादा होता है, ऊपर का कम, टीन ऊपर भागती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ ज्यादा वेग ज्यादा दाब कम, इधर वेग ज्यादा तो इधर दाब कम, इधर वेग कम तो इधर दाब ज्यादा। अब इधर तो जाएगी नहीं तो गेंद कहाँ जाएगी, नीचे। इस प्रकार हम गेंद को क्या करा देते हैं, स्विंग करा देते हैं। मेन आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं, मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गहरा जल शांत होता है, या रक्त प्रवाह या दिल का दौरा कैसे पड़ता है। ठीक है, दिल का दौरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कह देते हैं। दिल के दौरे का मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कैसे पड़ता है, ये भी एक कंडीशन है। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो उसको पढ़ सकते हो या बता दें। देखो भाई, दिल का दौरा कैसे पड़ता है, आप सुनो मेरी बात, कि दिल के अंदर एक धक धक मशीन लगी होती है, सबको होता रहता है, किसी का नॉर्मली होता है, किसी कभी कभी ज्यादा होने लगता है ना। तो धमनियां होती हैं दिल के अंदर, रक्त धमनियां इस तरह से बनी रहती हैं। मान लो ये बनी है, ज्यादा तो हमको पता नहीं है, देखो भाई ये बायो वाले सर बताएंगे आप। इस तरह से जो धमनियां बनी है, अब मान लो इसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, कभी कभी इनकी दीवारों में प्लाक इकट्ठा हो जाता है। प्लाक इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल कम हो गया। इसका क्षेत्रफल कम हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, वेग बढ़ गया, और वेग बढ़ा तो दाब क्या हुआ, कम हो गया। अब दाब कम हो गया, दाब बढ़ाना है, दाब कम है तो भी दिक्कत है। अब हमको क्या करना है, यहाँ दाब बढ़ाना है। दाब बढ़ाएंगे तो क्या लगेगा भाई, वेग तो ज्यादा है, दाब कम है, तो यहाँ हमें धक्का लगाना पड़ता है एक तरह से, है ना। तेजी तेजी से धक 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 इस तरह से होता रहता है। बात समझ आ रही कि नहीं। तो जब यहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं तो इससे क्या होता है, कभी कभी हमारा ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल हो जाता है। कभी कभी क्या हुआ कि इसकी जो दीवार थी उसमें प्लाक जमा हो गया, प्लाक जमा हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, क्षेत्रफल कम। क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, वेग बढ़ गया, दाब कम। यानी क्षेत्रफल कम, वेग बढ़ा और दाब कम। आपने पढ़ा था ए बी बराबर नियतांक, है ना। क्षेत्रफल कम तो वेग बढ़ेगा और क्षेत्रफल ज्यादा तो वेग कम हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं। तो क्षेत्रफल कम वेग बढ़ गया, क्षेत्रफल कम वेग बढ़ा, दाब कम। ठीक, दाब कम हुआ तो अब जो हमारी धक धक मशीन है वो तेजी से क्या करती है, धक्का लगाती है। तेजी धक्का लगाए तो इससे क्या होता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है। और यही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर जब अनकंट्रोल हो जाता है तो हम लोगों को क्या पड़ जाता है, दिल का दौरा, या इसे कहते हैं हार्ट अटैक, है ना। इसे हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात थी। अब एक छोटी सी बात और भी बची है आपकी, एक छोटी सी बात बताओ, वेग क्या होता है, द्रव का बहिस्राव वेग, द्रव का बहिस्राव वेग। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि द्रव का बहिस्राव वेग क्या होता है। मान लो ये कोई टंकी रखी है, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है, इसमें कैपिटल एच ऊंचाई तक कोई द्रव भरा है, ये आपने भर दिया। मान लो जल भरा है, कुछ भी भरा हो सकता है टंकी में। बहुत देर में भर रही है टंकी। ठीक है,
ये इसकी स्वतंत्र है। भाई अगर स्वतंत्र नीचे वाली कर दें तो द्रव रुकेगा क्या, बह जाएगा। इसकी स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर हमने एक छिद्र कर दिया। अब जब छिद्र कर दिया तो इससे द्रव इस तरह से बाहर फैलेगा, नहीं फैलेगा। भाई टंकी है, यहाँ कहीं छिद्र कर दिया तो ये हम लोग कहते हैं क्षैतिज परास, इसको आर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी आपकी h माइनस। भाई पहले हमने क्या लिया, एक टंकी ली, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच थी, इसकी स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर एक छिद्र कर दिया जिससे द्रव का बहिस्राव वेग मान लिया v है। अभी जो वेग से निकल रहा है वो क्या है, v वेग से गिर रहा है और क्षैतिज परास r होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको बर्नौली प्रमेय से लिखना है P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच बराबर P प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच माइनस, क्योंकि अब देखो ऊंचाई कितनी, इतनी बची पहले के लिए। यहाँ v क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्वतंत्र तल में भरा है द्रव, कोई वेग तो लगा नहीं रही निकालने के लिए। ये P से P खत्म, ये जीरो ही हो गए। रॉ जी एच बराबर क्या बचा, रॉ जी एच माइनस एच, रॉ जी एच माइनस रॉ जी एच, है ना। क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हाफ रॉ वी स्क्वायर भी तो बचा है। ठीक है, रॉ जी एच माइनस एच और यहाँ पर रॉ जी एच प्लस हाफ, ये खत्म, ये इधर आए प्लस क्यों हो गए, हाफ रॉ वी स्क्वायर, रॉ से रॉ खत्म, वी स्क्वायर बराबर, तो v बराबर अंडर रूट 2g। ये क्या होता है, द्रव का बहिस्राव वेग, इसी को हम लोग कहते हैं द्रव का बहिस्राव वेग। बहिस्राव का मतलब कि बाहर किस वेग से गिर रहा है, तो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण, जो कि फिक्स रहता है कि टंकी में कितनी ऊंचाई पर छिद्र किया गया है, इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछें द्रव को गिरने में कितना समय लगा, मान लो h बराबर आपने पढ़ा है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यही तो होता है। अब यहाँ स्मॉल h कितना होगा, ये छिद्र है तो h माइनस एच, u देखो क्या है, जीरो हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्र तल से तो कोई वेग लगा नहीं रहे, तो ये पूरा जीरो, 1/2 gt स्क्वायर, t स्क्वायर बराबर 2h माइनस एच बाई जी, t बराबर अंडर रूट 2h माइनस एच अपॉन, ये क्या हो जाएगा, इसको गिरने में लगा समय। अगर आपसे कोई पूछे, अगर पूछे कि कितनी दूरी तक गिरेगा, सवाल में पूछेगा, ऐसा नहीं है कोई पूछे सवाल पूछेगा, कोई पूछे या ना पूछे। अगर कह दे क्षैतिज दूरी बताओ या क्षैतिज परास बताओ, परास जो होती है दूरी तो होती है, तो 4 गुणा समय। आपने 4 निकाली, कितनी आई, अंडर रूट 2gh। ठीक है, 4 कितनी आई, 2gh। समय कितना लगा, अंडर रूट 2h माइनस एच बाई जी, ये भी अंडर रूट के अंदर, ये भी खत्म हो गए। 2 दूनी 4, बाहर कितना आ गया 2, अंडर रूट h कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये होती है क्षैतिज परास। तो बात समझ में आई कि नहीं, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो फिर से बैक करो, फिर से आप चालू करके देखो। इसके बाद बस आपका लेसन समाप्त आज। ठीक है, अब आपको पढ़ाएंगे इसके न्यूमेरिकल, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएंगी, अभी कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं 1-2, और इसके बाद नए लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे, पढ़ाई करते रहें, जिससे आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आप नोट कर सकें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल पे। हाँ भाई, अब चलते हैं आंकिक में। देखिए आपके सामने आंकिक का हम पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आंकिक का लेके आ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। कह रहे हैं 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच, एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच, ठीक है, तेल की 1 मिलीमीटर मोटी परत है, 1 मिलीमीटर
मोटी परत है, ठीक है। आगे कह रहा है प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से चलाने के लिए, के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए, कितना बल चाहिए। और कह रहे हैं तेल का श्यानता गुणांक, तेल का श्यानता गुणांक 1 पॉइज है, 1 पॉइज है। बात समझ में आएगी नहीं? अब सबसे पहले देखिए जो क्षेत्रफल होता है 10⁻² मीटर स्क्वायर, पहचानेंगे कैसे? सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, मीटर स्क्वायर लिखा हो, मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तो मीटर स्क्वायर में लिखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को A कहते हैं, तो लिख दिया 10⁻² मीटर स्क्वायर। और एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल की 1 मिलीमीटर मोटी परत है। मान लो एक पहले हमने ये कांच की प्लेट रखी, तेल फैला दिया पूरे पे 1 मिलीमीटर की मोटाई पे, और एक दूसरी प्लेट रख दी उसके ऊपर। कल्पना कीजिए ऐसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके ऊपर हमने तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद दूसरी एक प्लेट रख दी। तो इस तरह से इसको अब चलाना है। किस वेग से चलाना है? इसको आप कह सकते हो जो मोटाई है इस परत की ΔX 1 मिलीमीटर है। और मिलीमीटर कैसे बदलते हैं आप लोगों को बहुत बार बताया। फिर से देखें कि मिलीमीटर कहीं लिखा मिले तो इसकी जगह आप क्या लिख देते हैं 10⁻⁻, और सेंटीमीटर कहीं लिखा मिले तो लिख देते हैं 10⁻² मीटर, ठीक है। प्लेट को इतने के वेग से चलाने के लिए, तो वेग क्या होता है ΔV 1.5 सेंटीमीटर पर। अब सेंटीमीटर में दिया है वेग, तो इसको लिखेंगे 10⁻² मीटर पर, ठीक। A ΔX ΔV कितना बल चाहिए, और श्यानता गुणांक ये पॉइज है, पॉइज नहीं होता है यार, ये CGS मात्रक है। और जब पॉइज से बदलते हैं तो 10 का डिवाइड कर देते हैं और मात्रक हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। ये होता है इसका मात्रक। तो ईटा ये हो गया। अब फॉर्मूला होता है F = ईटा A ΔV/Δ। आपको हमने कराया था श्यान बल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एक कराया था 6 पाई ईटा RV और एक कराया था ईटा A ΔV/Δ। अब देखिए सारी वैल्यू आपके पास है, बस पुट करना है। तो चलिए F = ईटा 1/10, A कितना है 10⁻², डेल्टा B कितना है 1.5 × 10⁻², डेल्टा X कितना है 1 × 10⁻², ठीक है। अब देखो ये प्लस की 1 है पावर, ये माइनस के 3, तो -2 बचेगी, जिससे ये पूरी तो F कितना आ जाएगा 1.5 × 10⁻²। और तो बात समझ आई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे स्टील की 3 मिलीमीटर त्रिज्या की एक गोली, कुछ नहीं दिया सवाल में, बस एक चीज दी है त्रिज्या। मिलीमीटर है तो 10⁻³ का गुणा कर देंगे, मीटर बन जाएगी। कह रहे ग्लिसरीन में गिर रही है इस गोली की सीमांत चाल। हमने आपको बताया था सीमांत चाल का व्यंजक कराया था 2/9 r² ρ - सिग्मा g/ईटा, ठीक। अब ध्यान यहाँ देना है कि हमें केवल r पता है, चलो g हम बता देंगे। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिया, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में, तो जी आप कितना लेंगे 10 लेंगे, ठीक है। अगर नहीं देते तो 9.8 ले लेते। ईटा कुछ नहीं पता। अब आप सारा डाटा ये किताब में ऊपर दिया रहता है, आप उससे लेंगे। जैसे आप क्या क्या लेना है कि ये जो गोली है वो स्टील की है, तो स्टील का घनत्व, और किस में गिर रही है ग्लिसरीन में, तो ग्लिसरीन का घनत्व, ठीक है। तो आपको स्टील का घनत्व होता है 8 × 10⁻³
ये डाटा नोट करिए। स्टील का घनत्व तो होता है 8 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है। और ग्लिसरीन का घनत्व होता है 1.2 × 10⁻³ kg/m³। ठीक है। इसके बाद ईंटा किसके लिए लगेगा? ग्लिसरीन के लिए। ठीक है। तो ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक होता है, जिसको ईंटा कहते हैं, श्यानता गुणांक। जिस द्रव में गिर रही है उसी द्रव की श्यानता लगाएंगे। स्टील के द्रव में तो गिर नहीं रही, स्टील की तो गोली है, तो 0.85 kg/m²। ठीक है। इतनी चीजें हैं। तो स्टील का घनत्व जो होगा वो रॉ होगा, जिसकी गोली है। सिग्मा होता है द्रव का घनत्व, और ग्लिसरीन का श्यानता गुणांक है ईटा। देखिए रॉ, सिग्मा, ईटा, जी, आर, सब कुछ पता चल गया। दिया इन्होंने कुछ भी नहीं था, हमने सब कुछ पता कर लिया। बस अब वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो क्या रखेंगे वैल्यू? देखिए v = 2y9 r²। 3 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 9 - 3 की पावर का स्क्वायर -6, क्योंकि पावर का जब स्क्वायर करते हैं तो घातों का 3 तक का 9 मत कर देना। अब रॉ माइनस सिग्मा, रॉ कितना है? 8 × 10⁻³ -1.2 × 10⁻³ जी कितना है 10, ईटा कितना है 0.8। ठीक है। अब देखो 9 से 9 सटक गए, बचा 2, 10⁻⁻6। 8 से 1.2 घटाओगे तो बचेगा 6.8 × 10⁻³ × 10/0.85। यहाँ एक अंक बाद दशमलव था, यहाँ 2, तो हमने अपने मन से 1 दशमलव और बढ़ा दिए 0। अब 2 अंक बाद यहाँ भी, 2 अंक बाद यहाँ। 17 चौके 68, 17 × 5 85, 55, 8 दूनी 16, 16 दाम 100 × 10⁻³ तो 0.16 भी लिख सकते हो मीटर/सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हो 16 सेंटीमीटर/सेकेंड। तो दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो आज के लिए आपको 2 न्यूमेरिकल लगाने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा आगे न्यूमेरिकल मिलेंगे। तो इतना आप नोट करें, पढ़ें।